हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लास। मेरा नाम है अभिषेक कपिल और मैं हूं आपका कॉमर्स टीचर। मैं क्लास 11th और क्लास 12th के स्टूडेंट्स को, जो कि कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं, उनको अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज डिटेल में पढ़ाता हूं। वो इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि 11th और 12th में सारा का सारा बेस है कॉमर्स का। अगर इस बेस को मजबूत कर लिया जाए तो आगे चल के जब आप बीकॉम करेंगे, सीए करेंगे, सीएस करेंगे, आईसीडब्ल्यू करेंगे या बीबीए करेंगे, जो भी करेंगे आप, तो वहां पर आपको बहुत आसानी होने वाली है। अभी आपके पास समय है अपना बेस मजबूत करने का, अपनी फाउंडेशन, अपनी नींव मजबूत करने का। ठीक है जी। तो इसीलिए मैं काफी कुछ, सब कुछ ही डिटेल में पढ़ाता हूं। जैसे कि एक ऑफलाइन टीचर पढ़ाता है, वैसे ही मैं सब कुछ डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है जी। उसके बारे में बाद में भी चर्चा कर लेंगे। आज क्या पढ़ने वाले हैं हम? आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ माइंड मैपिंग कराऊंगा 3 कॉन्सेप्ट की। वो कौन से कॉन्सेप्ट है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये बता दूं कि हर चैप्टर से पहले, बिजनेस स्टडीज में हर चैप्टर से पहले मैं एक मेगा एग्जांपल कराता हूं, बड़ा एग्जांपल कराता हूं। उस मेगा एग्जांपल से क्या होता है, सबसे पहले आपको एंटायर चैप्टर पहले ही समझ में आ जाएगा। मैंने सरल भाषा में एक एग्जांपल कराया, आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। वो जो मैं एग्जांपल कराता हूं ना, बुक्स से उसका कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ आपको अटेंशन देनी है, फोकस देना है। जो मैं बोल रहा हूं ना, डिटेल में आपको अच्छे से समझना है जो जो मैं बोले जा रहा हूं। इससे ये फायदा होगा, जब हम थ्योरी पढ़ने जाएंगे, जब हम अपने नोट्स खोलेंगे, बुक पढ़ेंगे, तो थ्योरी बिल्कुल आसान लगने लगेगी, क्योंकि हम मेगा एग्जांपल में उसे ऑलरेडी कवर कर चुके हैं सरल भाषा में। ठीक है जी। और इससे यह भी फायदा होगा, आपकी विजुअलाइजेशन भी हो जाएगी। किसी चीज को हम विजुअलाइज करते हैं तो हमको लंबे समय तक याद रहता है। यही कारण है आपको कई फिल्मों के बहुत सारे डायलॉग याद हैं, और जो लिरिक्स होती हैं सॉन्ग्स की, वो भी आपको इसी वजह से याद रहते हैं। तो इस विजुअलाइजेशन का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। आपको दिखाई देता हूं, जो मैंने लास्ट क्लास में जो एग्जाम्पल कराया था वो कुछ इस तरीके से था। तो हाईली रिकमेंड करूंगा वो क्लास जरूर देखें। 40-50 मिनट का क्या था, सिर्फ और सिर्फ मेगा एग्जांपल था। उस 40-50 मिनट से आपका एंटायर चैप्टर, पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। दिखा देता हूं पूरा तरीके से कि मैंने कैसे कैसे ये एग्जांपल बिल्ड करा था, समझाया था। ये सारी शीट उसी की एग्जांपल की है। ठीक है जी। तो जब ये मैंने एग्जांपल करा लिया था, जब ये एग्जांपल मैंने करा दिया था, उसके बाद मैंने ये डेफिनेशन पढ़ाई थी मैनेजमेंट की, और इसके तुरंत बाद जो बुक में लिखा हुआ है वो भी मैंने पढ़ाया था, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैं बुक के अकॉर्डिंगली नहीं चलता हूं, जो मेरे को सही लगता है कि इस सीक्वेंस में आपको चलना चाहिए, आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आएगा, तो उस सीक्वेंस में मैं पढ़ाता हूं। ठीक है। तो इसके बाद मैनेजमेंट की डेफिनेशन के बाद मैंने आपको लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाया था, यानी कि जो बुक में थ्योरी है वो मैंने पढ़ाई थी। वो कुछ इस प्रकार थी कि टॉप मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं वो ये हैं, मिडिल लेवल के फंक्शंस जो हैं ये हैं, और लोअर लेवल के फंक्शंस ये हैं। फिर हमने पढ़ा था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सब मैंने डिटेल में पढ़ा दिया था, जो बुक की थ्योरी होती है, अलग अलग एग्जांपल्स के साथ। तो आज की जो क्लास है हमारी, आज की क्लास है सिर्फ और सिर्फ माइंड मैपिंग की, जिसको अब मैं शुरू करता हूं। ठीक है जी। माइंड मैपिंग को समझने से पहले, अच्छा, इतना बड़ा इंट्रोडक्शन मैंने क्यों दिया? वो इसलिए दिया क्योंकि नया चैनल मैंने यूट्यूब पर बनाया है, इस पे काफी कुछ मैं अपलोड कर चुका हूं और आगे बहुत कुछ आने वाला है। तो आपको एटलीस्ट पता तो हो कि आपको इस चैनल पर क्या क्या मिलने वाला है, इसलिए मैंने इतना बड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया। माइंड मैपिंग क्या है ये तो अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। इसके फायदे क्या हैं वो आपको गिनवा देता हूं। पहले, सबसे पहला तो ये है कि जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, वो आपका मेमोरी में अच्छे से स्टोर हो जाएगा, स्टोरेज बढ़ जाएगी, यानी कि लंबे समय तक आपको ये याद रहेगा मेमोरी, माइंड मैपिंग के द्वारा। दूसरा फायदा क्या है इसका? दूसरा फायदा ये है कि ये एक तरीके का आपके नोट्स बना देगा। ये एक तरीके के नोट्स ही माने जाएंगे आपके, अलग से नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। तीसरा, ये आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आप कम समय में ज्यादा कॉन्सेप्ट कवर कर पाएंगे। जैसे ही आपने माइंड मैपिंग बना ली, कर ली, तो अगली बार से जब आप पढ़ेंगे बहुत कम टाइम लगेगा आपको। चौथा पॉइंट कि ये कनेक्शन बिल्ड करता है, कनेक्शंस बना देता है। फॉर एग्जांपल, मान लो किसी चैप्टर के अंदर टोटल 10 कॉन्सेप्ट हैं, उन 10 कॉन्सेप्ट का आपस में क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है, वो आपको माइंड मैपिंग से दूर से ही देख के पता चल जाएगा कि हाँ ये कनेक्शन है। इससे क्या होगा, एंटायर चैप्टर, पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, पर्सपेक्टिव बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा पर्सपेक्टिव आपका माइंड मैपिंग से। ठीक है जी। चलो अब बात करते हैं सीधा, जो 3 कॉन्सेप्ट मैं आपको आज कराने वाला हूं माइंड मैपिंग के द्वारा, उनके बारे में बात करते हैं। एक बात बताओ, जब बिजनेस किया जाता है तो उसका कुछ ना कुछ गोल होता है ना, कुछ गोल होता है।
उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव कह लीजिए। हर बिजनेस का कुछ ना कुछ गोल होता है। जैसे कि मैंने अपने मेगा एग्जांपल में जो एग्जांपल दिया था अपना, कि मैं फर्नीचर बनाऊंगा, मार्केट में बेचूंगा और पैसा कमाऊंगा, ये मेरा उद्देश्य था। ऐसे ही डिफरेंट टाइप के बिजनेस होते हैं, सबका अपना अपना गोल होता है। अब उन गोल को अचीव करने के लिए किसकी हेल्प ली जाती है, कौन अचीव करवाता है उन गोल्स को, उन ऑब्जेक्टिव्स को? उसका नाम है मैनेजमेंट। यहां पर जन्म होता है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट यानी कि मैनेजमेंट के द्वारा बिजनेस का गोल अचीव होता है, ये तो क्लियर है। मैंने सरल भाषा में क्या बताया था आपको, कि जब अपने एम्प्लॉइज से यानी कि वर्कर से काम करवाकर बिजनेस का यानी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करवाया जाता है, तो उस प्रोसेस को मैनेजमेंट कहा जाता है। एक बार फिर बोलूंगा, जब अपने एम्प्लॉइज से काम करवाकर अपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करवाया जाता है, ऑब्जेक्टिव अचीव करवाया जाता है, तो उस प्रोसेस को मैनेजमेंट कहा जाता है। ठीक है ना? इसकी इंग्लिश भी हमने लिखी थी। मैनेजमेंट इज a process of getting things done through others। ये सब अभी मैं समझाऊंगा आपको। थ्रू अदर्स, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर with the aim of achieving goals of the organization। एक चीज और ऐड करनी है इसमें बस, और डेफिनेशन तैयार है। effectively and efficiently। तो ये डेफिनेशन है इसकी, कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर यानी कि थ्रू अदर्स का मतलब एम्प्लॉइज से काम करवाना, गेटिंग थिंग्स डन यानी कि अपना काम करवाना एम्प्लॉइज से। एम क्या है, किस उद्देश्य से, किस लक्ष्य से? लक्ष्य यह है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाए इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इसको अभी हम समझेंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस मैंने बताया था आपको क्या होता है, कि प्रोसेस इज अ सीरीज ऑफ एक्शंस दैट वी डू फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। यानी कि प्रोसेस क्या है, सीरीज ऑफ एक्शन है, यानी कि कुछ क्रियाएं, कुछ काम हम करते हैं ताकि एक पर्पस पूरा हो सके। कुछ क्रियाएं हमने करी, कुछ एक्शन हमने लिए ताकि कोई एक पर्पस यानी कि काम पूरा हो सके। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इस रूम का फैन चलाना है, इस रूम का मुझे फैन चलाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उठा, चलकर गया, स्विच बोर्ड पे बटन दबाया, तो जाकर फैन ऑन हुआ। मैं उठा, चलकर गया, बटन दबाया, तब जाके फैन ऑन हुआ। तो सीरीज ऑफ एक्शन क्या थे? सीरीज ऑफ एक्शन थे, मैं उठा, चलकर गया और बटन दबाया। पर्पस क्या था? फैन ऑन करना। ठीक है जी। तो प्रोसेस क्या होता है? सीरीज ऑफ एक्शन, एक पर्पस को पूरा करने के लिए। यानी कि मैनेजमेंट में भी कुछ सीरीज ऑफ एक्शंस हैं और पर्टिकुलर पर्पस भी है। बिल्कुल है। सीरीज ऑफ एक्शन मैंने आपको बताया था ना लास्ट क्लास में। सीरीज ऑफ एक्शन क्या थे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये है सीरीज ऑफ एक्शन, यानी कि ये काम करे जाते हैं मैनेजर के द्वारा ताकि पर्टिकुलर पर्पस अचीव हो सके। पर्टिकुलर पर्पस क्या बताया था मैंने? ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके, यह है पर्टिकुलर पर्पस, और यही है मैनेजमेंट की डेफिनेशन। ठीक है। प्रोसेस भी हो गया, गेटिंग थिंग्स डन यानी कि काम करवाना। किससे? किससे काम कराना? अपने एम्प्लॉइज से, वर्कर्स भी कह सकते हो आप। एम क्या है, यानी कि लक्ष्य क्या है, किस लिए काम करवा रहे हो? लक्ष्य है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके, यानी कि जो हमारे बिजनेस है उसका उद्देश्य पूरा हो सके। अब जो उद्देश्य है ना, वो इफेक्टिवली पूरा करना है, वो इफेक्टिवली पूरा करना है और एफिशिएंटली पूरा करना है। इफेक्टिवली का मतलब है मोटे मोटे तौर पे अभी ये मान लो कि काम वक्त पे पूरा कर लो, टाइमली। एफिशिएंटली का मतलब है कम खर्चे पर, कम लागत पर काम पूरा करना है, तो इसको कहा जाता है। इसके लिए, इस दोनों कॉन्सेप्ट के लिए अलग से क्लास होगी, इसको डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है जी। तो मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन थी वो भी समझ में आ गई, इसका माइंड मैप भी हमने बना लिया है और कनेक्शन भी जो जो थे इसके हमने डाल दिए इसमें। ठीक है जी। अब क्या करना है? अब हमें को अगला कॉन्सेप्ट पढ़ना है, वो था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लेते हैं अब।
तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, इसको मैंने आपको ना डिटेल में पढ़ाया था, ये सभी को पता है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट और लेवल और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, ठीक है, ये तो सबको पता है। मगर इसको मैंने डिटेल में पढ़ाया था अपनी लास्ट क्लास में कि ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्यों बनाने पड़ते हैं, आखिर क्यों बनाना पड़ा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्यों बनाना पड़ा, इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से चर्चा करी थी। जब आप वो चर्चा सुनेंगे तो आपका दिमाग पर्सपेक्टिव और अच्छे से खुलेगा, ठीक है जी। तो अब तो सीधा माइंड मैपिंग करते हैं इसकी भी। टॉप लेवल है एक, तो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, नीचे थोड़ी जगह छोड़ के यहां लिखना मिडिल लेवल, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, फिर थोड़ी नीचे जगह छोड़ के यहां लिखेंगे हम लोअर लेवल। इनके फंक्शंस क्या थे, फंक्शंस जो थे अब हम उधर लिख देंगे। सबसे पहला था टॉप लेवल का जो पहला फंक्शन था वो था डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव कौन बनाता है, जो उसका मालिक होगा, जो टॉप पे होगा, टॉप लेवल का मैनेजर होगा, तो ऑब्जेक्टिव बनाता है कौन, टॉप लेवल। दूसरा था इनका डिटरमाइनिंग पॉलिसीज। ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको अचीव करने के लिए, इनको प्राप्त करने के लिए कुछ पॉलिसीज होंगी ना। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्लास 12th में एक उद्देश्य बनाया अपना कि मेरे को 95 प्लस मार्क्स लेकर आने हैं, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कुछ पॉलिसीज बनाई आपने कि भाई मैं आज से 4-4 घंटे पढ़ूंगा एक्स्ट्रा, मैं इस बुक से पढ़ूंगा, मैं इस यूट्यूब चैनल से पढ़ूंगा और इतने घंटे तो पढ़ने ही वाला हूं, तो मेरे को आराम से 95 प्लस मार्क्स आएंगे। ये आपकी पॉलिसीज है ताकि आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। तो बिजनेस के भी कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं और बिजनेस की भी पॉलिसी होती है ताकि ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। तीसरा था इनका कि ये रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। रिसोर्सेज क्या होते हैं, मैंने आपको टिपिकली बताया था लास्ट क्लास में कि 4M होते हैं। क्या थे वो, मटेरियल जिसको रॉ मटेरियल कहा जाता है, मैन यानी कि लेबर कह लीजिए, वर्कर्स कह लीजिए, एम्प्लॉइज कह लीजिए, मशीन फिक्स्ड एसेट में आ जाता है ये, और साथ ही साथ मनी। इन 4M की जरूरत पड़ती है, रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। ये कौन प्रोवाइड करता है, रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड करेगा, एम्प्लॉइज कौन लेकर आएगा, मशीन कौन प्रोवाइड करेगा, मनी कौन लगाएगा बिजनेस में, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है जी। चौथा था इनका कि ये करते हैं कोऑर्डिनेशन का इंतजाम, यानी कि डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं हर बिजनेस में, हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, चाहे प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट हो, सेल का डिपार्टमेंट हो, फाइनेंस का डिपार्टमेंट हो, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट हो, या प्रोडक्ट परचेज का डिपार्टमेंट हो। अलग अलग टाइप के मैनेजमेंट होते हैं और डिपार्टमेंट होते हैं। उन सबके बीच में किस तरीके से आपस में भी तो उनको संपर्क करना होगा ना, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, बातचीत करनी होगी ताकि स्मूथली काम हो सके। तो वो कोऑर्डिनेशन का मोड कौन प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से आप बात करेंगे, क्या आप ईमेल के द्वारा बात करेंगे या फोन पे बात करेंगे, एसएमएस से बात करेंगे, व्हाट्सएप पे बात करेंगे, वो प्रोवाइड करता है टॉप लेवल का मैनेजमेंट, ठीक है जी। पांचवा क्या बताया था मैंने कि ये दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसको मैंने डिटेल में आपको लास्ट क्लास में बताया था। जो नहीं बताया था वो ये था कि बिजनेस एनवायरनमेंट को ये एनालाइज करते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है ये जब मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, उसमें एक कॉन्सेप्ट आएगा, एक फीचर आएगा कि मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन, ठीक है ना। तो उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, ठीक है जी। अब हम आते हैं मिडिल लेवल के फंक्शन की। ये मिडिल लेवल के जो मैनेजर हैं वो क्या काम करते हैं, अब इनके बारे में चर्चा करेंगे हम। सबसे पहला मैंने आपको बताया था कि ये क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज। कौन सी पॉलिसीज, ये जो पॉलिसीज बनाई थी ना, ये जो पॉलिसीज बनाई थी टॉप लेवल के मैनेजर्स ने, टॉप लेवल ने जो पॉलिसी बनाई थी उनका इंटरप्रिटेशन करते हैं, यानी कि उनको एक्सप्लेन करते हैं, एम्प्लॉइज को बताते हैं कि क्या क्या पॉलिसीज है हमारी, कि किस तरीके से हम उद्देश्य को अचीव करेंगे। एम्प्लॉइज को बताएंगे तभी तो एम्प्लॉइज काम करेंगे अपना, उनको बताया जाएगा। तो इंटरप्रिटेशन का मतलब एक्सप्लेन करेंगे
एम्प्लॉइज के आगे। दूसरा था इशूइंग इंस्ट्रक्शंस, या फिर इसमें यह भी था असाइनिंग ड्यूटीज। इशू इंस्ट्रक्शन का मतलब देखो, जब एक्सप्लेन कर दी, पॉलिसी एक्सप्लेन कर दी, इनको बता दिया कि किस तरीके से हम गोल को अचीव करेंगे, उसके बाद इंस्ट्रक्शन देंगे कि आपका ये इंस्ट्रक्शन देंगे यानी कि निर्देश देंगे, उनको बताएंगे कि काम कैसे करना है। असाइनिंग ड्यूटीज का मतलब ड्यूटीज सौंपना, उनको बताना कि आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपको प्रोडक्शन संभालना है, आपको सेल संभालनी है, आपको मार्केटिंग करनी है। तो ये इसमें बताया जाएगा, इंप्लॉइज को बताया जाएगा। तीसरा पॉइंट था इनका, अगर आपको याद हो, तीसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था इसमें कि दे आर, हाँ, ये क्या करते हैं, लोअर लेवल से क्या लेते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं और उस इंफॉर्मेशन को टॉप लेवल के मैनेजर्स को प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनाइज फॉर्म में। तो ये भी मैंने चर्चा करी थी अच्छे से लास्ट क्लास में एग्जांपल के साथ, तो आप वो जरूर देखना। और क्या था इनका, ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट भी लोअर मिडिल लेवल में आता है, यानी कि अगर इंप्लॉइज की जरूरत पड़ती है किसी डिपार्टमेंट को तो वो मिडिल लेवल के द्वारा उसकी पूर्ति करी जाती है। किसी डिपार्टमेंट में कुछ कम हो गए एम्प्लॉइज तो कौन ला के देगा, मिडिल लेवल का मैनेजर उसको एम्प्लॉइज ला के देगा। ह्यूमन रिसोर्स से, यानी कि ये जो मैंने यहाँ पे रिसोर्स लिखा था ना, ये जो मैन से रिलेटेड डिपार्टमेंट होगा वो होगा मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, यानी कि जो एम्प्लॉइज से रिलेटेड जितना भी काम होगा वो ह्यूमन रिसोर्स के डिपार्टमेंट के द्वारा करा जाएगा और वो डिपार्टमेंट होता है मिडिल लेवल में। ठीक है जी। और पांचवा जो था इनका वो था कि कोऑपरेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट, यानी कि सहयोग करना। ये जो इधर था ना, ये था कोऑर्डिनेशन, संपर्क करना आपस में, इधर है कोऑपरेशन, आपस में सहयोग करना, एक दूसरे की मदद करना। अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनको आपस में सहयोग करना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। अब हम बात करेंगे लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के जो मैनेजर हैं वो क्या काम करते हैं। इनका काम है सबसे पहले तो ये वर्क प्लेस में जो फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड करते हैं, यानी कि प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी आती रहे, पानी प्रॉपर तरीके से आता रहे, है ना, साफ सफाई का ध्यान रखना वहां पर, ये इनका काम हो गया। दूसरा, ये क्या करते, ये होते हैं लिंक बिटवीन एम्प्लॉइज यानी कि वर्कर्स एंड मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मान लो एम्प्लॉइज हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको कुछ समस्या आ रही है काम करने में, तो वो समस्या, वो कंप्लेंट लेकर जाएंगे पहले तो लोअर लेवल के पास, लोअर लेवल के जो मैनेजर है उनको बताएंगे ये समस्या है, या तो वो लोअर लेवल का मैनेजर अपने आप ठीक कर देगा उस समस्या को, अगर नहीं कर पाया तो वो मिडिल लेवल के मैनेजर के पास जाएगा समस्या को लेकर, ताकि उसका सॉर्ट आउट किया जा सके, यानी कि उसका सोल्यूशन किया जा सके। तो इसलिए बोला जाता है कि ये लिंक होते हैं एम्प्लॉइज और मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बीच में। तीसरा पॉइंट है कि ये एम्प्लॉइज का सुपरविजन करते हैं, यानी कि एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं अपना प्रॉपर तरीके से, अगर किसी एम्प्लॉय को कुछ दिक्कत आ रही, काम नहीं कर पा रहा है, तो उसको सुपरवाइज कौन करेगा, लोअर लेवल का मैनेजमेंट। उसको ट्रेनिंग कौन देगा, लोअर लेवल का मैनेजमेंट। यानी कि जैसा काम बताया गया है उस तरीके से वो काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ये इसका सुपरविजन कौन करेगा, लोअर लेवल का मैनेजमेंट। चौथा पॉइंट भी है इनका कुछ, ये था और था, सारे हो गए हैं, एक शायद मैं भूल रहा हूं, वो देख लेंगे। अगला क्वेश्चन था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये क्या हो गया, अगला क्वेश्चन है अपना फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है जी। अब हम आ गए फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इसका माइंड मैपिंग चल रहा है। अब इसका नेमोनिक क्या है,
फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का, पोस्ट डीसी। तो पी से क्या था, प्लानिंग। प्लानिंग में मैंने क्या बताया था, दो चीजें बताई थी कि सेटिंग गोल्स इन एडवांस। ये जो भी पॉइंट्स में लिखवा रहा हूं ना, ये कीवर्ड्स हैं, ये आंसर में जरूरी है। अगर मान लो आपको लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट अगर क्वेश्चन आ गया है आपके पास, तो ये पॉइंट्स आपके आंसर में होने जरूरी हैं, कीवर्ड्स हैं क्योंकि अब मैं जो इसका बता रहा हूं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का, तो ये पॉइंट्स आपके आंसर में होने जरूरी है। सेटिंग गोल्स इन एडवांस, एक चीज और थी इसमें कि डेवलपिंग वेस टू अचीव गोल्स। इधर तो हमने सेट करे गोल्स, यानी कि बनाए गोल्स हमने एडवांस में, यानी कि पहले ही बना लिए, और इधर हमने तरीके ढूंढे कि इन गोल्स को कैसे अचीव किया जाएगा। ये प्लानिंग में करा जाता है। फिर ऑर्गेनाइजिंग में अगर आपको याद हो, मैंने दो चीजें इसमें भी आपको बताई थी ऑर्गेनाइजिंग में। वो क्या थी, पहली थी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। दूसरी थी, देखो राइटिंग में जल्दी लिख रहा हूं, आपको साफ सुथरी राइटिंग में लिखना है, जितना सुंदर और सरल बनाएंगे उतना अच्छा रहता है माइंड में, बिल्कुल सुंदर सुंदर आप बनाना। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बताया था मैंने, और दूसरा बताया था मैंने एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है जी। इसमें क्या क्या आ गया था, इसमें आया था असाइनिंग ड्यूटीज, और क्या था, ग्रुपिंग ऑफ टास्क, है ना। ये किसमें आया था, ये था ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर। कि यानी कि मैंने क्या करा था, अपने एग्जांपल का अगर आपको याद दिलाऊं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए मेरे को कुछ मैनेजर्स चाहिए थे, जिनको क्या काम करना था, मेरे लिए रॉ मटेरियल लाना था, मेरे लिए प्रोडक्शन करनी थी, मार्केटिंग करनी थी, सेल्स करनी थी। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, वो काम जो अभी पेंडिंग है, जो अभी नहीं करे हैं, उनकी लिस्ट बना ली उन काम की हमने, ये काम अभी करने हैं। ये काम नहीं करे तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल पाएगी, काम शुरू नहीं कर पाएगी। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में यानी कि कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो होता है। तब इसमें लिखा ग्रुपिंग ऑफ टास्क, जो काम है उनको बांट दिया हमने। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इन काम को करने के लिए, ये जो काम है इनको करने के लिए किन किन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, उसकी बात कर रही है कि उसमें एलोकेट कर जाएगा, इस काम को करने के लिए ये रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी। मैंने एग्जांपल डिटेल में बताया था लास्ट क्लास में, तो वो क्लास देखोगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, अब हम आ गए हैं स्टाफिंग। देखो सुंदर सुंदर राइटिंग में बनाना है, साफ सुथरा बनाना है, इसको ज्यादा फैंसी मत बनाना कि गोला गोला बना दिया या चकोर बना दिया या ट्रायंगल बना लिया। टाइम कंज्यूमिंग मत बनाना, साफ सुथरा बनाना, बस टाइम कंज्यूमिंग इसको नहीं बनाना माइंड मैपिंग को। स्टाफिंग में क्या था, राइट मैन फॉर राइट जॉब, यानी कि सही इंसान सही जॉब पे लगाना है। यानी कि अगर किसी को काम प्रोडक्शन का आता है तो उसको प्रोडक्शन का काम देना, अगर किसी को काम सेल्स का आता है तो उसको सेल्स का काम देना, और अगर किसी की क्वालिफिकेशन है कि वो मार्केटिंग अच्छी करता है तो उसको मार्केटिंग का काम देना, और अगर कोई ह्यूमन रिसोर्स में अच्छा है तो उसको ह्यूमन रिसोर्स का काम देना। यानी कि उसकी एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंगली, उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली उसको काम देना, राइट बंदा राइट जॉब के लिए लगाना। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपने मार्केटिंग का बंदा बैठा दिया प्रोडक्शन में तो वो ढंग से काम ही नहीं कर पाएगा। तो सही बंदा सही जॉब पे लगाना है। और ये जो स्टाफिंग है किससे रिलेटेड है, ये जो हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया था कि ये काम करने जरूरी है, हमने लिस्ट बना ली थी उन काम की, उन जॉब्स की, ये काम अभी पेंडिंग है। अब क्या करा हमने, अगले स्टेप में हमने स्टाफिंग कर दी, उस काम को करने के लिए हमने राइट बंदा उस जॉब पे लगा दिया उन काम को करने के लिए। ठीक है जी। इसके बाद स्टाफिंग के बाद क्या था, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या हो गया, डायरेक्टिंग का मतलब था कि कम्युनिकेशन इफेक्टिवली एंड सुपरविजन भी था इसमें, अगर आपको याद हो सुपरविजन भी था इसमें।
कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली का मतलब जब मैनेजर्स बताएंगे कि हमारा क्या उद्देश्य है। मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल जब लिया था, मैंने क्या बोला था, मैंने मिस्टर ए बी सी डी ई इन सबसे गुप्त मीटिंग करी थी, इनको बताया था कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है, तो वो मैं इनको कम्युनिकेट कर रहा था। सुपरविजन का मतलब जब मैंने इनको काम बता दिया था कि आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये काम है, जब मैंने इनको एक काम बता दिया था तो उसका सुपरविजन करना, उसको निगरानी में रखना कि जो मैंने काम बताया ये वो काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो इसको कहा जाता है सुपरविजन। तो ये डायरेक्टिंग के अंदर आ जाता है। लास्ट में बच्चों आया था कंट्रोलिंग, जो बिल्कुल ही हमने लास्ट में पढ़ा था। कंट्रोलिंग क्या था? कंट्रोलिंग में कुछ स्टेजेस हमने इसमें बनाई थी। कंट्रोलिंग में देखो क्या होता है, किसी भी काम को करने का एक स्टैंडर्ड बना दिया जाता है, स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। किसी भी काम को करने का एक तरीका हमने बना दिया कि इस तरीके से इंप्लॉइज को काम करना होगा, ठीक है जी। उसके बाद जो इंप्लॉइज ने काम करा है उसको मेजर करना, यानी कि मेजरमेंट ऑफ करंट परफॉर्मेंस। करंट परफॉर्मेंस यानी कि जो परफॉर्मेंस अभी करी है, यानी कि जो काम कर रहा है उसको चेक करना, देखना, मेजर करना, और फिर कंपेयर करना। किससे कंपेयर करना? ये जो काम करा है आपने इसको इससे कंपेयर करना, स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस से, कि ये तरीके बनाए थे काम करने के, फिर हमने देखा कि एम्प्लॉय ने जो काम करा है उसको कंपेयर करा कि जिस तरीके से बताया गया था उसी तरीके से काम करा भी है या नहीं करा है। अगर मान लो गलत तरीके से काम कर दिया, कुछ डेविएशन आ गई, सही से काम नहीं करा, कुछ डेविएशन आ गई है, तो फिर हम क्या करेंगे? करेक्टिव एक्शन लेंगे, ठीक है ना। गलती हो जाती है तो हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं ना, उसको उस गलती को सुधारते हैं ताकि आगे से वो गलती ना हो और दोबारा से काम स्मूथली हो सके। तो ये थी हमारी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब देखते हैं हमने कहां से शुरू करा था और कहां हम पहुंच गए थे। इसको मैं जरा छोटा कर दिया, मैंने शॉर्ट कर दिया, अब अच्छे से दिखेगा। तो हमने यहां से शुरू करा था मैनेजमेंट से, और इसको इंटर रिलेट भी करा था, जहां जहां पे इसको रिलेट कर सकते थे, कनेक्शन बनाया था। हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट देखे थे, और फिर हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी देखा था। तो ये 3 कॉन्सेप्ट का हमारा क्या बना? ये बन गया हमारा माइंड मैप। आने वाली क्लासेस में या तो मैं इसी में ऐड करूंगा या फिर अलग से बनाऊंगा, क्योंकि चैप्टर में काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो सभी का माइंड मैपिंग भी होगा। अगली क्लास में मैं या तो पढ़ाऊंगा इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली का मतलब, या फिर मैं पढ़ाऊंगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर करें। मैं आपको श्योरिटी देता हूं इस चैनल में आपको कुछ अलग मिलेगा, अलग से नॉलेज मिलेगी, और ज्यादा से ज्यादा यानी कि 95+ मार्क्स लाने की हमारी कोशिश रहेगी दोनों सब्जेक्ट में, बिजनेस स्टडीज एंड अकाउंटेंसी में। थैंक्स।